शिक्षक विशेष क्विज कॉन्टेस्ट की खास श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और इस श्रृंखला के 7वें कड़ी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इसमें थोड़ा सा परिमार्जन किया गया है और आज दो टीमों के बीच में ये कॉन्टेस्ट होंगे। हमारे दाईं ओर जो टीम बैठी है तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप हैं विशाल गौरव और आप स्वतंत्र कुमार। वही बाईं ओर जो टीम है अपना अपना नाम बताएंगे, जोर से बोलेंगी। प्रमीला, किरण कुमारी, किरण, श्वेता, आस्था, श्वेता, किरण, प्रमीला का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इधर विशाल और सत्येंद्र का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपके लिए कंडीशन है उसे समझेंगे। और मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव में ऑड ऑब्जेक्टिव जो होंगे अर्थात 1, 3, 5, 7 वाली वो बाईं ओर वाले प्रश्न के साथ होंगे, अपना नंबर याद रखेंगे, ठीक है। और जो ठीक उसके विपरीत जो नॉन ऑब्जेक्टिव होंगे ऑड का वो आपके पास जाएगा। और वही इवेन वाले ऑब्जेक्टिव इनके पास जाएंगे, यानी दूसरा, चौथा, छठा सवाल, ठीक है। और आपके पास इसका तैयार है। पहला सवाल बगैर देर किए आज का जो टॉपिक है केंद्रित उसको हम स्पष्ट कर दें। आज जो विशेष टॉपिक है जिस पर बीपीएससी टीचर स्पेशल क्विज हो रहे हैं वह है भारत की राज व्यवस्था, यानी राज व्यवस्था के चुनिंदे प्रश्नों के साथ आपके बीच में है। पहला जो चुनकर लाया गया प्रश्न है वह जाता है ऑड से, 1 से शुरुआत है, इसलिए किस कंपनी अधिनियम को भारत में 1757 के पलासी युद्ध के बाद कंपनी शासन की नींव पड़ती है। और पलासी युद्ध के बाद कंपनी शासन की नींव पड़ी तो उसके बाद कौन सा अधिनियम कंपनी शासन में आया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन आपके लिए है 1773 ईस्वी का अधिनियम, दूसरा है 1784 ईस्वी का अधिनियम, तीसरा है 1781 ईस्वी का अधिनियम और चौथा है 1793 ईस्वी का अधिनियम। 1781 ईस्वी का अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और 1773 ईस्वी में जो अधिनियम आया था उसको किस नाम से जानते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 में रेगुलेटिंग और 1781 में क्या बताया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 का बता सकती हैं? पीट का इंडिया एक्ट। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक को हम बता देते हैं, एक हम बता देते हैं 1793 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल पूरा होने पर पूरी प्रक्रिया का मतलब एक कहा जाए कि समीक्षा करने के लिए चार्टर आया था, चार्टर 1। और इसके बाद चार्टर के नाम से 1793 के बाद 1813, 33 और 53 में आया। ध्यान में रखना है हमको कि एक्ट जो सेटलमेंट एक्ट था उसको संशोधन अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, नियमन कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया था। और हम अपने श्रोताओं को बता दें, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट तीनों के तीनों आए थे वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत पश्चिम बंगाल का गवर्नर हुआ, जब गवर्नर जनरल हुआ करता था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो उसे गवर्नर जनरल बनाया ही गया था। सवाल अगला है, आप अब नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इसी से जुड़ा हुआ। 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में कौन सा अधिनियम आया था? पिट्स इंडिया एक्ट करेक्ट आंसर है। और पिट्स इंडिया एक्ट, पीट कौन थे? तो पीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सवाल दूसरा आपके लिए है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक जो शुरू हुई थी उसमें उस बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक। आपसे थोड़ा सा अब इसी से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके लिए। विकल्प हैं 208, क्वेश्चन समझ गए? संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 208, 289, 296, 211। 211 कंफर्म है? 211 करेक्ट आंसर है। इसी में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता फ्रांस के नियमानुसार जो वरिष्ठ व्यक्ति थे उनको दिया गया था। वो थे बिहार से ही थे, आप जानते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये प्रश्न था नहीं मेरा, ये तो ऐसे पूछ लिया था। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। आपको बताना है इस संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? जोर से बोलिए।
आप ठीक बोल रही हैं, जोर से तो बोलिए। 284 208 सीट करेक्ट आंसर है। 208 मिले हैं, 208 सीट मिले हैं। कुल 389 सीटों के लिए चुनाव होने थे, यानी सॉरी 389 सीटों वाली संविधान सभा थी, जिनमें से 296 के लिए चुनाव होने थे। और ये 296 के लिए जो चुनाव हुए उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे जो 11 थे, वहीं 4 कमिश्नरियों से एक आए थे, और 93 ऐसे थे जिसको देसी रियासतों से लेने थे। अगला सवाल आप ही से है, आपको बताना है किस तिथि को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया था, यानी राष्ट्रमंडल की, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, इसको स्वीकारा था भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष? किस वर्ष? ऑप्शन आपके लिए 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, मई 1949, जनवरी 1950। मई 1949 में पक्का करेक्ट आंसर है। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, किस संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो है ना राष्ट्रीय तिरंगा चक्र से सजा हुआ, 3 रंगों का जो तिरंगा है, बीच में चक्र है और केसरिया श्वेत हरा को लिए हुए, इसमें इसे कब भारत ने स्वीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई। आपके मित्र कह रहे हैं 22 कंफर्म है? 22 जुलाई ना करेक्ट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को किया था। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए इस झंडे को हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा था। वही 24 जुलाई की जो चर्चा हुई है, सॉरी 24 जनवरी की, 24 जनवरी 1950 खास महत्व रखता है, क्योंकि इस तिथि को हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति तीनों को स्वीकार किया था। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को। हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचनाकार रहे हैं। राष्ट्रगान के तो सब जानते होंगे, जनगण मन का रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक सूचना और थी, इसमें जुड़ा हुआ एक और विकल्प आया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 एक ऑप्शन था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक के आखिरी दिन पंडित नेहरू ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था, जब उसकी दूसरी बैठक शुरू हुई अगले 22 जनवरी से 1947 में, तो दूसरी बैठक को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। क्वेश्चन अब आपसे होगा, इवेन का मामला है, इवेन है ना। आपको बताना है मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के बाद, मुस्लिम लीग से संविधान सभा की अलग हो जाने के बाद 389 सीट, जिसकी चर्चा पीछे हुई थी, 389 सीटों वाली संविधान सभा कितने सीटों वाली रह गई थी? क्वेश्चन समझ के, मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद 389 सीटों वाली संविधान सभा कितने सीटों वाली थी? ऑप्शन आपके लिए 296, 301, 299, 300। 299 389 से घिसक कर 299 आ गया। पक्का यही बात थी, करेक्ट है। और अगला सवाल था, जब ये करेक्ट है तब आपको बताना ये 289 जो हुए थे, सॉरी 299 हुए थे, इसमें ब्रिटिश भारत के कितने रह गए? 229 और देसी रियासत से 70, देसी रियासत से 70 और ब्रिटिश भारत से 229, 99 टोटल 299 थे, टोटल 299 थे, जिसमें से 229 आ गए ब्रिटिश भारत से और 70 आ गए देसी रियासत से। और इससे पहले थे 73 और मतलब सॉरी ब्रिटिश भारत से थे कितने? 93 देसी रियासत से, 93 थे और 296 थे ब्रिटिश भारत से, सब 389 भारत, 296 से 229 और 93 से कितना? 70, 23 कम कर दिए गए। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ऑब्जेक्टिव वाला आपसे है, आपको बताना है संविधान सभा के संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? अभी ऑप्शन है, कहीं ना हो तो सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है।
इसी से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार एक उप समिति थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प नहीं दिए जाएंगे। समय 5 सेकंड का है। 5। मौलिक अधिकार एक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? 4, 9। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आप भी गलत हैं और राइट आंसर है आचार्य जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति की चर्चा हमने की है और मौलिक अधिकार उप समिति के थे आचार्य जेबी कृपलानी थे। बड़ी समिति 8 गठित की गई थी, जिसमें संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों का, देखिए मौलिक अधिकारी समिति की बात होगी तो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन हमने कहा मौलिक अधिकार उप समिति जिसके आचार्य जेबी कृपलानी थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों को तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो थी उसके अंदर में 5 उप समिति थी, है ना, और उनमें से एक था मौलिक अधिकार समिति। इसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भला कौन नहीं जानता होगा प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन है कॉमन आप लोगों से, बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो प्रारूप समिति थी उसमें अम्बेडकर साहब को छोड़कर कितने सदस्य? 6। सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपसे ना, मूल संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 7वीं अनुसूची में शामिल, मूल संविधान में बात हो रही है, मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे? अब क्या हो गया है, ये चर्चा नहीं है। मूल संविधान में कितने थे विषय? कितने थे? 97, 66, 47, इनमें से कोई नहीं। 47 समवर्ती सूची अर्थात केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार वाला 47 से कंफर्म है? करेक्ट आंसर है। लगे हाथ आपसे सवाल पूछ लेते हैं। 2023 की जब हम लोग 2023 में हैं तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। थोड़ा जोर से बोलिए। 52 यानी 5 पर 2 52। करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में कितने हैं? 97 थे पहले, अभी हो गए हैं 100, और राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में हो गए हैं 61। तो समवर्ती, एक बार फिर से, समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 100 थे पहले, मूल में 97, उसके बाद सॉरी समवर्ती सूची में थे 47, हो गए हैं 92, संघ सूची में 97 थे, हो गए हैं 100, राज्य सूची में 66 थे, हो गए हैं 61। अगला क्वेश्चन होगा आपसे, और ना, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 भिन्न देशों के संविधान को पढ़ने के बाद देश और दुनिया के भिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ को स्वीकारा, जो अच्छा था उसको लिया। इसी के दौरान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है? अर्थात भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अंगीकार किया है? ऑप्शन आपके लिए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। जापान से पक्का? करेक्ट आंसर। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आप बताएंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, 3 ऑप्शन बच गए। जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था। आप बता सकते हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में से इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति? आयरलैंड से। करेक्ट आंसर है। गौरतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी वहीं से लिए गए हैं। वही ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तो भी चर्चा कर रहे थे हम लोग समवर्ती सूची की, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रक्रिया है यह भी किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जब बात फ्रांस की होगी तो फ्रांस के राज्य क्रांति के 3 आदर्श थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फ्रांस की राज्य क्रांति के 3 आदर्श थे। 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, 3 आदर्श कौन कौन? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो 3 शब्द जोड़े गए हैं वो वहीं से लिए गए। ठीक है, चलिए
और भी बहुत सारे चीजें हैं। देश जब भारत के संविधान की बात करेंगे तो 10 देशों के संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 इसके ज्यादातर जो प्रबंध हैं इन्हीं से लिया गया है। क्वेश्चन किससे होगा? आपसे होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल, नॉन ऑब्जेक्टिव इनसे आपको बताना है समता का अधिकार का उल्लेख निम्न में से किन अनुच्छेदों में है? समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जैसा कि हम जानते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है, 6 में से एक है समता का अधिकार। इसका उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन है आपके लिए अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, नहीं अनुच्छेद 23 से 24 और अनुच्छेद 25 से 28। 14 से 18 तक है करेक्ट आंसर है। आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 23 से 24 में आप लोग नो आप लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार करेक्ट। और अगला है आप लोग बताना है आप ही लोगों को अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अभी तक आप इनसे आगे चल रहे हैं, 2 के मुकाबले 2 प्रश्नों का उत्तर आपने अधिक दिया है। अगला सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और इन लोगों से नहीं। आपके लिए क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार नहीं होंगे, कारखानों में बच्चों को काम नहीं करना है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं? अनुच्छेद 24 पक्का करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपसे अनुच्छेद 17 में कौन सा प्रबंध किया गया है? अस्पृश्यता क्या? हाँ अस्पृश्यता का क्या? कितना नहीं उससे ऐसे थोड़े उत्तर होगा। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता हम बोलेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आप बता सकते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 काफी चर्चित अनुच्छेद है। वही अनुच्छेद 23 नो बालाश्रम, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण दिया गया। करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपके लिए है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1980, 1972, 1988, 1948? 1972 में करेक्ट आंसर है। इसी में थोड़ा सा हम जीव हटा देते हैं और देते आपसे क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अच्छा, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब बनी? 1988 में वन नीति बनाई और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। सब सारे उत्तर सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और हम थोड़ा सा भी बता देते हैं 1948 ईस्वी जो एक विकल्प था हमारा उस साल आया था। किसी भी काम में अगर किसी जगह हम काम करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन किससे होगा? आपसे होगा। आपको बताना है कौन सा मामला यहाँ है, मामला का अर्थ है केस, मुकदमा, समझ रहे हैं ना? कौन सा मामला मंडल मामला के नाम से चर्चित है? मंडल मामला के नाम से चर्चित मामला है। ऑप्शन आपके लिए इंदिरा साहनी मामला 1992, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975, चिहोतो होलहोल मामला 1993, केशवानंद भारती मामला 1973। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी मामला 1992 यही था, यानी यही चर्चित है मंडल मामला से। करेक्ट आंसर है। चुनावी मामला का रिश्ता इंदिरा गांधी नेहरू मामला को चुनावी मामला के नाम से जाना जाता है, ज्यादा चर्चा में है। और की होल मामला जो है वो दल बदल मामलों से चर्चित है। और केशवानंद भारती मामला काफी चर्चित मामला है। केरल राज्य के विरुद्ध केशवानंद भारती ने मुकदमा दर्ज किया था जो कि मौलिक अधिकार मामले के नाम से चर्चित है।
अगला सवाल आपसे है, भारत में कई नदियों के जल बंटवारा को लेकर के कई राज्यों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहे होते हैं। इन्हीं जल विवाद में एक नदी है कावेरी जल का। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? सॉरी, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ये प्रश्न नहीं आपके लिए, प्रश्न है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी उन राज्यों के बीच में जो विवाद है इसको सॉल्व करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। आपको बताना है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2018, 2010, 1969, 1990? 1990 में करेक्ट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के मध्य है। आप चारों राज्य का नाम बता सकते हैं आप लोग? 4 आदमी बैठे हैं, चारों राज्य बता दीजिए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक और क्वेश्चन पूछते चलते हैं, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 2018। वाह, बिल्कुल सही उत्तर है। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010, ये भी करेक्ट है। और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 69 सब नहीं, जल्दी बोलिए। 1969 यानी 1969 करेक्ट आंसर है। और नर्मदा जल विवाद जो है वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। वहीं वंशधारा जल विवाद जो है वह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और महानदी को लेकर के जल के बंटवारा को लेकर के ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच के मामले को देखते हुए 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। सवाल अगला आप इसे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। अपना राज्य बिहार में अब तक कितना बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कितना बार? ऑप्शन आपके लिए 5, 10, 9, इनमें से कोई नहीं। कितना बार लगा? 8 बार लगा। पहली बार कब लगा? 1968 में। और अंतिम में 1968 से 2005 के बीच में 8 बार लगा। कंफर्म है ना? बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपसे क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मणिपुर में कितना बार? 10 बार लागू हुआ है। राइट आंसर है। और एक सवाल कॉमन है दोनों से, लेकिन कॉमन सवाल कैसे हो सकता है? तो दोनों आदमी एक साथ बोल दीजिएगा, इसलिए अलग पहले। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं? भारत के भी 28 जो राज्य हैं, इनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जो अभी तक राष्ट्रपति शासन से अछूते हैं? 2। यानी राष्ट्रपति शासन नहीं छुआ है। 2। आप दोनों मिलकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है। तेलंगाना जिसका गठन 2014 में हुआ, उसमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुए हैं। वहीं वर्ष 2000 से अस्तित्व में अपने काम को कर रहे छत्तीसगढ़ में भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किए गए हैं। अगला सवाल आपसे है डायरेक्ट सवाल का। 14वां सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार, अभी तक चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति शासन की, क्वेश्चन ये है कि भारत में अब तक राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए कितना बार चुनाव हुआ है? ऑप्शन आपके, क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी राष्ट्रपति चुनाव कितने बार हुए? विकल्प आपके लिए 14, 17, 16, 15, 16। यानी अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 16वें राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुई। करेक्ट आंसर है। और गौरतलब वो जसवंत सिन्हा को पराजित करके द्रौपदी मुर्मू जी 16वें राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुई है। इससे पहले सबसे पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन मतलब इसी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ठीक पहले, सोच लीजिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। पक्का ना? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले रामनाथ कोविंद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ध्यान से सोचेगा। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, और भारत की पहली अनुसूचित जनजाति द्रौपदी मुर्मू, वो भी द्रौपदी मुर्मू, यानी सबका आंसर द्रौपदी मुर्मू। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आप ही से है, आपको बताना है 73वां संविधान संशोधन, जानते हैं ना, पंचायती राज को लेकर के था। 73वां संविधान संशोधन जिसे संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, कौन? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन द्वारा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। यह संशोधन विधेयक को राज्य ने, यानी पंचायती राज चुनाव के लिए ये जो थे, तो इसके आधार पर भारत में कब यह भारत ने अधिनियम को स्वीकार लिया, अर्थात कि कब यह लागू हो गया भारत में। तारीख बतानी है अधिनियम की नहीं, संसद में पारित होने की नहीं, लागू हो जाने की, देश में लागू होने की। 24 अप्रैल 1992, 30 मई 1994, 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। बिल्कुल सही ना? ठीक है। अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने भी कहा 24 अप्रैल 1993। एक क्वेश्चन इसे, 24 अप्रैल को भारत के एक मशहूर क्रिकेटर का जन्म दिवस बता सकते हैं? क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल अब आप ही से, अभी ये तो ऐसी क्वेश्चन था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती चुनाव? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जो नगर निकाय से जुड़े हुए हैं। नगर निकाय यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों स्थानीय स्वशासन से है। एक का रिश्ता पंचायत चुनाव से है, एक का रिश्ता नगर निकाय से है। दोनों के माध्यम से क्रमशः अनुसूची 11, अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया था, और एक लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, एक लागू होता है 1 जून 1993 से। क्वेश्चन नंबर 16वां आपके लिए है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई रेड्डी, एन.के. सिंह, के.सी. नियोगी, के संथानम। एन.के. सिंह करेक्ट आंसर है। और इससे 15वें वित्त आयोग का तो इन्होंने बता दिया कि एन.के. सिंह है। आपको बताना है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक मतलब संवैधानिक है, अर्धन्यायिक निकाय भी। संवैधानिक है और अर्धन्यायिक निकाय भी है। आपको ये बताना है, ये भी हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसके गठन की बात? 280 करेक्ट आंसर है। एक सवाल और पूछ लेते हैं। अभी 15वां में तो एन.के. सिंह थे। आप बता सकते हैं प्रथम वित्त आयोग के आयुक्त कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछ रहे हैं हम। के.सी. नियोगी। राइट आंसर इज के.सी. नियोगी। और इससे दूसरे थे के संतानम थे, और इसके ठीक पहले वाई रेड्डी थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे है। एक भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, कैग। संवैधानिक पद है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है। ठीक है, कैग हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? सुनिए ना क्वेश्चन। कैग की पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? विकल्प आपके लिए है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। 280 तो आप लगता है नहीं है मानने वाले, क्योंकि अभी कहा गया है कि वित्त आयोग। तो डी ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कोई। इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है? 148। आप गलत हो गए, और राइट आंसर इज 148। करेक्ट है, मुझे 148। और इसी से जुड़ा हुआ आपसे तो अभी आप आगे चल रहे हैं, 3 से आगे हो गई। अनुच्छेद 76 के तहत भारत में किस पद की व्यवस्था की? अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी की व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 76 में। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे है, इनसे ही है, सॉरी। कौन सा निकाय निम्न में कौन सा निकाय
गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इनमें से सभी। इनमें से सभी। यानी एक को संवैधानिक नहीं है। नीति आयोग भी संवैधानिक नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक नहीं है, सीबीआई। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी संवैधानिक नहीं है। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अर्थात इसके किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, इनके गठन की चर्चा नहीं की गई है। थोड़ा सा जानकारी को थोड़ा मजबूत करते हैं। नीति आयोग की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्थात जो वर्तमान में भी है नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 के अपने देश के नाम संबोधन में जो लाल किला से झंडा फहराते उन्होंने किया था, तो उसके दौरान उन्होंने किया था, और इसी के तहत 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना संरक्षण अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1931 के तहत किया गया है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1963 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है वर्ष 2004 में सरकार द्वारा एक भाषा का एक वर्ग बनाया गया जिसका नाम था शास्त्रीय भाषा। आपको बताना ये है कि शास्त्रीय भाषा में जो ये वर्ग बनाया गया है वर्तमान में कितनी भाषाओं को इसमें रखा गया है? 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। 6 सही है? चलिए सही है तो ताली बजा लीजिए, और सही है तो 6 का नाम आप बता सकते हैं। अभी यही है आपका। हाँ, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, हाँ उड़िया, 5 हो गया है। 1 मलयालम करेक्ट आंसर है। सबसे पहले तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। इस तरीके से 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और 20वां सवाल आपके लिए ही है। लोकसभा चुनाव अब तक 17 बार हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब जब चुनाव में भाग लेने वाले दल में थे, उन दलों में कितने दल ऐसे थे जिनको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला हुआ था? अभी कितने मैं नहीं पूछ रहा हूं। 17वीं लोकसभा चुनाव के समय में, यानी जिसमें जब वो चुनाव हो रहा था तो उस समय कितने राष्ट्रीय दल थे? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपके लिए 14, 4, 7, इनमें से कोई नहीं। 7 पक्का करेक्ट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, पहली बार जब 1952 में चुनाव हुए थे तो निर्वाचन आयोग ने कितने दलों को राष्ट्रीय दल का मान्यता दी? 14 बिल्कुल सही है। देखिए 17वीं में 7 थे और पहली में दुगने थे। और हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि उस समय सबसे ज्यादा राष्ट्रीय दल जो भाग लिए थे 1952 से लेकर के अभी जो 2019 तक जो चुनाव हुए, यानी पहली आम चुनाव से लेकर के 17वीं आम चुनाव तक सबसे ज्यादा जो दल राष्ट्रीय दल के रूप में भाग लिए थे वो पहला ही चुनाव में था। और कुल राज्य स्तरीय दल भी 39 थे। कुल मान्यता प्राप्त दल 53 थे पहली चुनाव के। हालांकि जब बात होगी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की तो सबसे अधिक भाग लिया है 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 थे, उनकी संख्या 52 थी। हम श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी दें कि सबसे कम राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल जो दूसरी लोकसभा चुनाव हमारा हुआ था उसमें सबसे कम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल, राजनीतिक दल भाग लिए थे। उसकी संख्या कितनी थी? केवल 4 थी, केवल 4 थी। और इसमें राज्य स्तरीय दल की भी संख्या मात्र 11 थी। अर्थात 52 से 57 तक आते आते 10 राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने अपना राष्ट्रीय दल होने का दर्जा खो दिया था। बगैर देर किए 21वां सवाल आपसे, भारत के किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और तारा? हसिया, हथौड़ा और तारा। क्वेश्चन हम लोग अच्छा आपसे ऑड वाले। हाँ? अच्छा
ये तो इधर से ना होगा, इधर से इधर से होगा। अच्छा चलिए आप ही से हो जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करेक्ट आंसर है। आप लोग बता सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? हसिया और बाली। कॉफी के बाली, कौन चीज के बाली? कहने वाला? हाँ नहीं, वो बाली गेहूं वाला। हाँ ये वो जो काटता है से बाली, समझ रहे हैं ना? हसिया बाली। अब बहुजन समाज पार्टी का हाथी, आम आदमी पार्टी का झाड़ू। बिल्कुल, ये तो हम नहीं बोल सकते झाड़ू, ठीक है। आम आदमी पार्टी झाड़ू। अब सवाल आपसे, कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित नहीं है, अर्थात हम राजनीतिक दल और गठन वर्ष बोलने वाले हैं। उसमें आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949, भारतीय जनता पार्टी 1980, तेलुगु देशम पार्टी 1982, जनता दल यूनाइटेड 1996। जनता दल यूनाइटेड 1996 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1999 में। करेक्ट आंसर है। और बाकी सब तो ठीक था ना? इनसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड की एक राज्य में सरकार है गठबंधन में, कौन सी राज्य हो? किस राज्य में है जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में सरकार में? छत्तीसगढ़। नहीं, वो तो बिहार में है। बिहार में, वो तो बिहार में है ना? तो आप देखिए तो बिहार महागठबंधन में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सीट जीता था, तो इसलिए जीता था उससे मतलब नहीं, सरकार की मैंने चर्चा किया है। सरकार किसमें है? सरकार है में बिहार में है, महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार जिनके मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के ही में नीतीश कुमार हैं। अगला सवाल आपसे है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? अभी चर्चा हुई थी ना क्या की? भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? MC सीतलवार, B नरहरि राव, रंगनाथ मिश्र, सुकुमार सेन। आपसे है, आप लोगों से करिए ना। तो हाँ आप ही लोग बताइए कौन? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। MC सीतलवार, B नरहरि राव, रंगनाथ मिश्र, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नरहरि राव। सोच के बोलिए, एक बार बोल रही थी सीतलवार, एक बार नरहरि राव है ना? मेमोरी पता चल गया चारों लोगों का? हाँ ठीक है सर। और सीतलवार कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी। इसी से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। सुकुमार सिंह करेक्ट आंसर है। और आपसे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम आयुक्त। ऑप्शन कैसे दे दें? नॉन ऑप्शनल है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। 24वां सवाल है आपके लिए। आपको बताना है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थे, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को स्वीकार किया गया था। कौन से संशोधन विधेयक के द्वारा इसे लाया गया, इसे स्वीकार किया गया था? ऑप्शन आपके लिए है। और 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 1992 और 21वां संविधान संशोधन 1967, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 1967। और कौन? 1967। 1967 तो ठीक है, संविधान संशोधन का 21वां करेक्ट आंसर है। ऐसे देखिए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और 96वां संविधान संशोधन, सबके सब संविधान संशोधन जो है वह जुड़े हुए हैं किससे? 8वीं अनुसूची से। 71वां पहले तो 21वां में 15वां भाषा आया सिंधी, 71वां में 16वां, 17वां और 18वां भाषा आया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां में 4 जोड़े गए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कुल हो गए कितने? 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई? 22। इनमें से
96वां जो संविधान संशोधन आया उन्हें 22 भाषा में से एक भाषा के प्रोनाउंसिएशन को केवल बदला गया और उड़िया जो था र जो लिखते थे उड़िया उसको उड़िया है ना उड़िया उसको लाया गया इसका या उड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। उड़िया लाया गया केवल प्रोनाउंसिएशन में र और बड़ी र को यानी र को हटा करके बड़ी र कर दिया गया 96वां संविधान संशोधन 2011 में। अगला सब क्वेश्चन आपके लिए है और लास्ट सवाल आपके लिए है ना। लिखित संविधानों में किस देश के संविधान में सबसे कम अनुच्छेद हैं? लिखित संविधानों में किस देश के संविधान में सबसे कम अनुच्छेद हैं? कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत। यूएसए। यूएसए Yes. क्या है? सात। आप बता सकते हैं कनाडा में कितने हैं? 147। करेक्ट आंसर। आपके लिए पहले ताली है ना, और फिर इन लोगों के लिए भी। और भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 से भी ज्यादा। 395 मूल है, बाकी ज्यादा जो होगा से अपन लोग सब रुक बैठे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153। 153। एक सवाल आप लोगों से है, क्या आप जानते हैं कि मतलब एक देश में अपने देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे? और कौन सा देश है जिसने अपने संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा वक्त लिया है? 9 वर्ष था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। 9 साल लगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान को निर्मित होने में, और सबसे कम समय में जो संविधान बना लिया वो अमेरिका था। 4 महीना में काम तमाम कर लिया और 7 गो अनुच्छेद में अपन काम कर लिया, ठीक है। तो ये था 25 सवालों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और